हेलो बेटा, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ एसी बिहेव्स इन प्योर रजिस्टर सर्किट, इन प्योर इंडक्टर सर्किट, इन प्योर कैपेसिटर सर्किट। तो आज हमारा टास्क है बेटा, हमें ऑल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर चेक करना है प्योर रजिस्टिव सर्किट के अंदर, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट के अंदर। तो अब हमारे पास 3 टाइप्स के सर्किट होंगे। एक सर्किट में आपको क्या मिलेगा? प्योर रेजिस्टेंस, प्योर रजिस्टर मिलेगा, और एक सर्किट में आपको क्या मिलेगा? प्योर इंडक्टिवनेस, दैट इज प्योर इंडक्टर। देन लास्ट वन that is having pure capacitance, that is pure capacitor। तो आज हमें alternating current का behavior चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AC across pure resistor, AC across pure resistor, then AC across pure inductor, and last one AC across pure capacitor। Now today we will discuss 3 types of circuits. One is pure resistive circuit, second one is pure inductive circuit, and third one is pure capacitive circuit। तो नंबर 1 सर्किट में हम एक वायर लेंगे और इस वायर के पास रेजिस्टेंस होगा, दैट इज रो एल अपॉन ए। तो फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं बेटा? वी हैव टेकन अ मटेरियल इन विच वी आर हैविंग प्योर रेजिस्टेंस, इन विच वी आर हैविंग नो इंडक्टेंस, नो कैपेसिटेंस। हेयर वी हैव ओनली रेजिस्टेंस, दैट इज रियल रेजिस्टेंस, दैट इज प्योर रजिस्टर। तो अब हमने यहां पर एक प्योर रजिस्टर मटेरियल लिया है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? रो एल अपॉन ए। Now it is connected across alternating voltage source V equal to V naught sin omega t। इसी टाइप से हम यहां पर एक प्योर इंडक्टर लेंगे, एक कंडक्टिंग मटेरियल की हम कॉइल बनाएंगे, और इस कंडक्टिंग मटेरियल के पास सिर्फ इंडक्टेंस होगी, देन इट बिकम्स प्योर इंडक्टर। इसके पास रियल रेजिस्टेंस नहीं होगा, इट मींस इट हैज ओनली इंडक्टेंस। तो हम एक थिक वायर लेंगे जिसका रियल रेजिस्टेंस कैसा होगा? नियरली 0 होगा, जिसके पास सिंपली इंडक्टेंस होगी। नाउ इट बिकम्स प्योर इंडक्टर। नाउ इट हैज ओनली इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मींस L symbol, that is coefficient of self induction। Now it is connected across alternating source of voltage V equal to V naught sin omega t। अब इसी टाइप से हम यहां पर एक प्योर कैपेसिटर लेंगे जिसके पास सिर्फ कैपेसिटी वाला रेजिस्टेंस होगा, जिसके पास सिर्फ कैपेसिटी वाला रेजिस्टेंस होगा। हम यहां भी कैपेसिटर की दोनों प्लेट ऐसे मटेरियल से लेंगे जिसका रियल रेजिस्टेंस कैसा होगा? नियरली 0। तो हमें कैपेसिटर के अंदर दोनों प्लेट्स ऐसे मटेरियल की लेनी है जिनका रियल रेजिस्टेंस क्या होगा? नियरली 0।
तो अब हमें चेक कर रहे हैं इन तीनों सर्किट्स में ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे बिहेव करेगा। अब चेक करते हैं, यहां से करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो बेटा V का फार्मूला क्या बनेगा, V इज इक्वल टू आई आर एंड इट इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। नाउ I इक्वल टू V नॉट अपॉन R into sin omega t. Now I equal to I naught sin omega t. आप चेक कर सकते हो यहाँ पर I naught किसके इक्वल होगा, V naught अपॉन R। तो बच्चों I naught का मीनिंग एम्पियर, एम्पियर इक्वल टू वोल्ट अपॉन ओहम। तो आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू मैक्सिमम करंट। Now this is equation of alternating current in pure resistor circuit, अब प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में आ जाओ। तो अब यहां पर बच्चों प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में क्या होगा, प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में अब क्या होने वाला है, चेक करते हैं। यहां से करंट निकलेगा, अब इस करंट को यहां पर मिलेगी अपोजिशन, और यहां पर अपोजिशन देने वाला डिफरेंस इन पोटेंशियल जो बनेगा उसका नेम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो हर कॉइल की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, जब भी उसके अंदर करंट में किसी टाइप के चेंजेस आएंगे तो वो कॉइल उस करंट के चेंजेस को अपोज करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी उसका फॉर्मूला होगा -L di upon dt. Now this is induced EMF in this coil, and due to this induced EMF this current will experience opposition to flow in inductor, तो बेटा ये जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बिल्कुल अप्लाइड वोल्टेज से इक्वल एंड अपोजिट होगी। तो हम क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल एंड अपोजिट टू अप्लाइड वोल्टेज। इसका मीनिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ का नेगेटिव काम होगा, ये अपने ही कॉज को अपोज करेगी। कॉज क्या है, करंट का आना, और ये अपने ही कॉज को अपोज करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पर जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ से बिल्कुल अपोजिट है। सो अप्लाइड वोल्टेज V इक्वल टू -E। नाउ पुट हियर वैल्यू ऑफ E, दैट इज -L di/dt. Now V is equal to L di/dt. Now from this equation di is equal to V upon L dt. Now check it, di is equal to V की वैल्यू पुट करो, V नॉट sin omega t dt upon L. Now for getting complete value of current, put integration. In integration what we are having, V naught upon L into sin omega t dt. Now it is equal to V naught upon omega L साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी। नाउ आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल। माइनस कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो, माइनस कॉस ओमेगा टी को आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी -π/2। तो बेटा आपके पास, तो बच्चों आपके पास जो इक्वेशन आई है करंट की, उस करंट की इक्वेशन में चेक करो, उस करंट की इक्वेशन में चेक करो हमें फेज क्या मिला है।
यहाँ चेक करो, यहाँ में फेज क्या मिला, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। नाउ यू कैन सी इक्वेशन ऑफ करंट इन प्योर रजिस्टर सर्किट, वी हैव फेज सिंपली ओमेगा टी, और यहाँ फेज क्या आ रहा है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इट मीन्स इंडक्टर के अंदर करंट आपका पीछे रहेगा। कितने डिग्री से पीछे रहेगा, 90 डिग्री से पीछे रहेगा। आप चेक करो, यहाँ जो करंट की स्पीड है, यहाँ जो करंट का फेज है वो ओमेगा टी है, किसमें, प्योर रजिस्टर में। लेकिन यहाँ जो करंट का फेज है वो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो यहाँ हमें करंट का रिस्पॉन्स ऑन द स्पॉट मिलेगा, लेकिन हमें यहाँ करंट का रिस्पॉन्स थोड़े से टाइम के बाद मिलेगा, क्योंकि यहाँ फेज आपका ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो फेज एक वो क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है हम किस डायरेक्शन में हैं और हमारी लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर हम पीछे रह गए हैं, यहाँ हमारी लोकेशन ओमेगा टी से पीछे है। कितने एंगल से पीछे है हम, यहाँ पर हम 90 डिग्री से पीछे हैं। अब इसी टाइप से हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे कि कैपेसिटर के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट आपका कितने एंगल से पीछे होगा या कितने एंगल से आगे होगा। तो यहाँ तो हम पीछे रह गए करंट वाले केस में। अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ करंट वाले केस में हम आगे आएंगे या पीछे रहेंगे। तो यहाँ भी चेक करते हैं बेटा। अब हम now let us see, this is voltage V is equal to Q upon C. Now it is equal to V naught sin omega t. Now Q is equal to C V naught sin omega t. Now as we know that formula of instantaneous current, it is dq by dt. Now d by dt of Q C V naught sin omega t. Now it becomes I dq upon dt I, it is equal to C ओमेगा V नॉट इंटू cos ओमेगा t। आप चेक कर सकते हो sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ओमेगा cos ओमेगा t। नाउ इट मे बी रिटन एज V नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा c इंटू cos ओमेगा t। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, तो बच्चों आप चेक कर सकते हो। अब हमारे पास इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर करंट की इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे पास इन तीनों एलिमेंट्स के अंदर करंट की इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें यहाँ ये चेक करना है कि यहाँ पर ओमेगा एल किसकी यूनिट कैरी करेगा, यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा सी किसकी यूनिट कैरी करेगा। तो ये हमें अभी चेक करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 1 अपॉन ओमेगा सी किसकी यूनिट कैरी करेगा। नाउ 1 अपॉन ओमेगा सी। Now as we know that omega means angular frequency, omega means angular frequency. Now it is having dimensional formula t minus 1. Now it is t minus 1. Now here we have capacitance. Capacitance किसके इक्वल होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। Now formula of charge, current into time, ampere into time अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वोल्ट। तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, टी से टी कैंसिल। नाउ इट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर। नाउ इट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर। नाउ 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर। नाउ दिस रेशियो इज इक्वल टू ओहम। आप चेक कर सकते हो कि वोल्ट अपॉन एम्पियर किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। तो बेटा वहां से R का फॉर्मूला क्या बनेगा, V अपॉन I। नाउ इट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, इट इज ओहम। तो अब आपके पास 1 अपॉन ओमेगा सी का
आपके पास 1/ओमेगा c का SI यूनिट आ चुका है, दैट इज ओहम। तो 1/ओमेगा c रेजिस्टेंस का डायमेंशंस कैरी कर रहा है। इसका मीनिंग 1/ओमेगा c रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला कैरी कर रहा है। तो 1/ओमेगा c आपका एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, सो दिस रेजिस्टेंस इज नॉन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Now this resistance is known as capacitive reactance. It is resistance given by capacitor to alternating current. So this is the resistance offered by capacitor to alternating current. Now Xc equal to 1/omega-c. Now it is known as capacitive reactance. It is known as capacitive reactance. The resistance offered by capacitor to alternating current is known as capacitive reactance. It is known as capacitive reactance. अब इसी टाइप से ओमेगा एल किसकी यूनिट कैरी करेगा, चेक करते हैं। ओमेगा मीन्स t-1। नाउ एल बेटा यहां से लो, एल किसके इक्वल होगा, एल इक्वल टू ई dt/di। इसका मीनिंग एल इक्वल टू वोल्ट टाइम टी अपॉन di मीन्स एम्पियर। तो अब यहां पुट करो वोल्ट इंटू टाइम टी अपॉन एम्पियर, तो टी से टी कैंसल। नाउ इट बिकम्स वोल्ट अपॉन एम्पियर, अगेन इट इज इक्वल टू ओहम। तो बेटा प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिंग करंट वो क्या होगा, ओमेगा एल होगा। अब प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा टूवर्ड्स ऑल्टरनेटिंग करंट वो क्या होगा, वो होगा आपका 1/ओमेगा-c, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और यहाँ ओमेगा एल क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ XL इक्वल टू ओमेगा एल एंड इट इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। इट इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तो बेटा XL और XC ये दोनों आपके फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंसेस हैं। ये दोनों रेजिस्टेंसेस आपके इमेजिनरी रेजिस्टेंसेस हैं। तो बेटा XL आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा, XC भी आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर जो हमारा रियल रेजिस्टेंस है वो ρL/A है, तो ये आपको माइंड में रखना है कि जो इंडक्टेंस है, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये बेटा आपकी कब तक रहेगी, जब तक करंट में चेंजेस चलते रहेंगे। जब करंट आपका फिक्स हो जाएगा, करंट की वैल्यू स्टेबल हो जाएगी, तो XL आपका 0 हो जाएगा। तो बेटा इसी टाइप से यहाँ पर जो XC है इसकी फाइनाइट वैल्यू कब तक मिलेगी आपको, जब तक करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहेगी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी तो यहाँ XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो बेटा इन पॉइंट्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि XL और XC आपके इमेजिनरी पार्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस हैं और हमारे पास रियल रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज ρL/A, दैट इज ड्यू टू फिजिकल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा अब हमारे पास यहाँ पर प्योर कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट की इक्वेशन क्या है, ये V0/XC इंटू cos ωt। नाउ इट इज इक्वल टू I0 sin ωt प्लस π/2 वी कैन राइट cos ωt इक्वल टू sin ωt प्लस π/2। तो बेटा आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि कि इंडक्टर वाले सर्किट में, प्योर इंडक्टर वाले सर्किट में करंट आपका 90 डिग्री एंगल से पीछे है और कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट आपका 90 डिग्री से आगे है। और प्योर
रेजिस्टेंस वाले सर्किट में, प्योर रजिस्टर वाले सर्किट में करंट आपका बिल्कुल वोल्टेज के फेज में है। तो यहां पर अगर आप कंपेयर करोगे करंट को वोल्टेज के साथ तो यहां पर आपको जीरो फेज डिफरेंस मिलेगा। आप चेक कर सकते हो यहां पर ये करंट का फेज है और ये वोल्टेज का फेज है, तो दोनों फेज आपके बिल्कुल इक्वल हैं। तो हमें यहां पर फेज में चेंज क्या मिलेगा, दैट इज डेल्टा फाई इक्वल टू जीरो। नाउ हियर वी हैव इन प्योर इंडक्टर, हियर वी हैव इन प्योर इंडक्टर। अब चेक करते हैं प्योर इंडक्टर में हमें क्या मिला है। इन प्योर इंडक्टर I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बेटा आप चेक करो यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ आपको चेक करना है कि वोल्टेज और करंट में कितना फेजर डिफरेंस है, कितना फेजर डिफरेंस है। नाउ चेक इट, phi 1 ओमेगा टी दैट इज ऑफ वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। नाउ phi 2 ऑल्टरनेटिंग करंट, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। नाउ चेंज इन फेज, phi 1 minus phi 2, now it becomes omega t minus omega t plus pi by 2. Now it is plus pi by 2. It means phi 1 more than phi 2. Phi 1 more than phi 2. It means वोल्टेज आपकी इंडक्टर के अंदर स्पीड से अपीयर होगी, करंट को अपीयर होने में टाइम लगेगा, करंट पीछे रहेगा, वोल्टेज आपकी यहाँ स्पीड से अपीयर होगी। तो आपको यहाँ कंप्लीट आइडिया मिल चुका है कि वोल्टेज यहाँ आपकी स्पीड से अपीयर होगी। नाउ नेक्स्ट, इन प्योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट, अब हम कैपेसिटर वाले सर्किट में चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस बनेगा। अब यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में कितना फेज डिफरेंस बनेगा। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू एंड V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप चेक करो, phi 1 that is omega t plus pi by 2. Now it is of current. ये किसका फेजर है, ये किसका फेज है, करंट का। अब ये अगला फेज किसका है, वोल्टेज का, that is omega t and it is of वोल्टेज। आप phi 1 वोल्टेज का भी ले सकते हो, फिर उसमें आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो हम वहां पर नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस पुट कर सकते हैं। तो अगर आप phi 1 करंट का लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, phi 2 अगर आप वोल्टेज का लोगे तो भी आंसर सेम आएगा। इसका मीनिंग आप phi 1 अगर लोगे वोल्टेज का और phi 2 लोगे करंट का तो भी हमें आंसर सेम मिलेगा, सिर्फ साइन का डिफरेंस आएगा। तो हम वहां साइन को इजीली सिग्निफाई कर सकते हैं कि साइन यहाँ पर नेगेटिव साइन आप यहाँ पर क्या शो कर रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे, चेंज इन फेज, phi 1 माइनस phi 2, तो आंसर आएगा पाई बाई टू। इट मीन्स phi 1 मोर देन phi 2। तो अब यहाँ पर किसका फेज बेटा ज्यादा है, करंट का फेज आपका ज्यादा है, वोल्टेज का फेज कम है। करंट का फेज यहाँ पर ज्यादा है और वोल्टेज का फेज यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर कौन लीड कर रहा है, यहाँ पर करंट लीड करेगा और वोल्टेज लैग करेगी। अब यहाँ चेक करो, यहाँ पर करंट आपका लैग करेगा और वोल्टेज यहाँ पर लीड करेगी। यहाँ दोनों सेम फेज में हैं, यहाँ दोनों सेम फेज में हैं, दोनों एक ही टाइम पर आएंगे और एक ही टाइम पर जाएंगे। तो अब आपको इन तीनों सर्किट्स के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच का फेजर डिफरेंस मिल चुका है, कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। इसका मीनिंग कैपेसिटर के अंदर जब चार्जिंग स्टार्ट होगी
तो बेटा वोल्टेज को बिल्ट अप होने में टाइम लगेगा। तो जब तक वोल्टेज आपकी यहाँ पर पावरफुल होगी तब तक करंट आपका यहाँ पर चलता रहेगा, और करंट आपका यहाँ पर वोल्टेज को लीड करके चलता रहेगा। इसका मीनिंग यहाँ पर करंट आपका लीड करेगा और चार्जिंग के थ्रू यहाँ पर वोल्टेज आपकी अपीयर होगी। इसका मीनिंग चार्जिंग थोड़ा टाइम लेगी तो वोल्टेज आपकी लैग करेगी, यहाँ पर वोल्टेज लैग करेगी। तो ये आपको बेटा क्लियर होना चाहिए बच्चों की करंट आपका कैपेसिटर में लीड कैसे करता है और वोल्टेज पीछे कैसे रहती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हम इनका फेजर डायग्राम बनाने वाले हैं कि फेजर डायग्राम के थ्रू हम कैसे शो करेंगे करंट और वोल्टेज सेम फेज में है और यहाँ करंट आपका लैग करेगा और यहाँ करंट आपका लीड करेगा। तो अभी चेक कर लेते हैं कैसे हमें शो करना है, अभी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फेजर डायग्राम बनाएंगे प्योर रेजिस्टेंस वाले सर्किट का, प्योर रजिस्टर का। This is voltage and this is omega t. This is plus V naught. This is minus V naught. Now this is plus I naught. Now this is minus I naught. Now this is equation of voltage. V equal to V naught sine omega t. Now this is wave of current I equal to I naught sine omega t. Now you can check it when omega t equal to 0, current equal to 0 and voltage equal to 0. तो बेटा करंट आपका एक ही टाइम पर मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज मैक्सिमम होगी उसी टाइम पर करंट मैक्सिमम होगा, जब वोल्टेज आपकी जीरो होगी उसी टाइम पर करंट भी जीरो होगा। आप चेक कर सकते हो कि डिफरेंट हमने एंगल्स यहाँ पुट किए हैं और अलग अलग एंगल्स पर हमें करंट और वोल्टेज का रिस्पॉन्स सेम टाइम पर मिल रहा है। हमें अलग अलग एंगल्स हमने यहाँ सेट कर दिए हैं, लेकिन अलग अलग एंगल्स पर हमें वोल्टेज और करंट के अंदर वेरिएशन बिल्कुल एक जैसा मिल रहा है। इसका मीनिंग यहाँ पर करंट और वोल्टेज बिल्कुल हैंडशेक करेंगे और इकट्ठे चलेंगे। तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज बिल्कुल सेम फेज में है, आप चेक कर सकते हो। करंट के ऊपर वोल्टेज आपकी बिल्कुल ओवरलैप हो रही है। सो यहाँ पर क्रेस्ट ऑफ करंट के ऊपर क्रेस्ट ऑफ वोल्टेज अपीयर हो रही है, यहाँ पर ट्रफ ऑफ करंट के ऊपर ट्रफ ऑफ वोल्टेज अपीयर हो रही है। तो दोनों वेव आपकी बिल्कुल इकट्ठा चल रही हैं। इसका मीनिंग जिस टाइम पर करंट जीरो है उसी टाइम पर वोल्टेज भी जीरो है, जिस टाइम पर वोल्टेज मैक्सिमम उसी टाइम पर करंट भी मैक्सिमम है। तो अब यहाँ पर हमें इसी टाइप से फेजर डायग्राम बनाना है प्योर इंडक्टिव सर्किट का। अब चेक करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट में फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। अभी चेक कर लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में फेजर डायग्राम कैसे बनेगा। नाउ this is wave of voltage, ये वोल्टेज की वेव है, यहाँ प्लस वी नॉट, यहाँ माइनस वी नॉट है। दिस इज पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई। तो अब हमें यहाँ करंट की वेव बनानी है और करंट की वेव बनाने के लिए पहले हमें करंट की इक्वेशन यहाँ लिखनी पड़ेगी। I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो अगर आप ओमेगा टी की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो आई नॉट साइन माइनस पाई बाई 2 बचेगा। तो आई नॉट साइन माइनस पाई बाई 2 का आंसर क्या आएगा? इट इज इक्वल टू आई नॉट। आप चेक कर सकते हो कि
माइनस साइन बाहर आ जाएगा, साइन पाई बाय 2 +1 हो जाएगा, तो माइनस साइन आई नॉट से मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आपका माइनस आई नॉट आएगा। तो बेटा अब हम यहाँ पर करंट की वेव बनाने वाले हैं, और करंट की वेव के लिए हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? फ्रॉम नेगेटिव वाई एक्सेस। तो करंट हमारा यहाँ पर है माइनस आई नॉट। आप चेक कर सकते हो 0 डिग्री एंगल अगर हम यहाँ पुट करेंगे, अगर हम ओमेगा टी को 0 लेंगे तो यहाँ पर हमें माइनस आई नॉट मिलेगा आंसर। तो अगर ओमेगा टी की वैल्यू पाई बाय 2 होगी तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 साइन 0 हो जाएगा, तो हम 0 डिग्री, हम 0 वैल्यू पर आ चुके हैं। चेक कर लो, ओमेगा टी अगर पाई बाय 2 होगा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, आपका आंसर 0 आएगा। हम 0 पर आ चुके हैं। नेक्स्ट बोलो बेटा एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई, अब पाई माइनस पाई बाय 2 इट बिकम्स sin pi by 2, I naught sin pi by 2, now we have plus I naught, now we have plus I naught, now we have plus I naught. Next angle is 270, sin 270 minus 90, now 3 pi by 2 minus pi by 2 it becomes pi, now I naught sin pi। अगला एंगल है ओमेगा टी 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2, पाई बचेगा और साइन पाई आपका 0 होता है, तो हम दोबारा से करंट को 0 पर लेके आएंगे। करंट हमारा 0 पर आ जाएगा। नाउ लास्ट एंगल 2 पाई, नाउ ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 2 इट बिकम्स साइन 270, साइन 270 माइनस 1 होगा और माइनस 1 होगा, तो बाहर आई नॉट है, आई नॉट इंटू माइनस 1 इट बिकम्स माइनस आई नॉट। तो बेटा अब यहां पर हम आ जाएंगे माइनस आई नॉट के ऊपर। नाउ इट इज माइनस आई नॉट, नाउ इट इज माइनस आई नॉट। नाउ दिस इज वेव ऑफ करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहां आप चेक कर सकते हो कि करंट आपका ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से कितना पीछे है। सो दिस इज लैगिंग ऑफ करंट by an angle of pi by 2. Now this is lagging of current by an angle of pi by 2. तो करंट यहाँ पर 90 डिग्री से पीछे चल रहा है। आप चेक करो, जिस एंगल पर करंट की वैल्यू नेगेटिव है उसी एंगल पर वोल्टेज आपका 0 है, और 0 इज मोर देन नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पर वोल्टेज ऊपर है, करंट नीचे है। आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर वोल्टेज ऊपर है, करंट नीचे है। तो कौन लीड कर रहा है यहाँ पर? यहाँ पर वोल्टेज आपकी लीड कर रही है, करंट आपका लैग कर रहा है। और कितने एंगल से करंट आपका पीछे है आप चेक कर सकते हो। दिस इज डिफरेंस ऑफ पाई बाय 2। तो अब इसी टाइप से हम बनाएंगे फेजर डायग्राम इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर, इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर। नाउ फेजर डायग्राम इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम वेव बनाएंगे वोल्टेज की। नाउ इट इज प्लस वी नॉट, now it is minus V naught. Here we have voltage, here we have angle pi by 2, here we have angle pi, here we have angle 3 pi by 2, here we have angle 2 pi. Now this is wave of alternating voltage. Now we have to discuss current इन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब आपको करंट की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। तो वही सेम मेथड हम यहाँ यूज करेंगे जो मेथड हमने यहाँ यूज किया करंट की वेव को ड्रॉ करने के लिए। तो यहाँ भी हम ओमेगा टी की वैल्यू क्या क्या लेंगे? 0 डिग्री, पाई बाय 2 पाई,
3π/2 और 2π, और यहाँ पर हमारा करंट स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस, तो यहाँ पर प्लस I0 है, तो हम प्लस I0 से कहाँ पर आएंगे, 0 पर आएंगे। चेक कर लो, हम प्लस I0 से 0 पर आएंगे, फिर उसके बाद हम माइनस I0 पर आएंगे। चेक करो, ओमेगा टी अगर 0 डिग्री होगा तो π/2 बचेगा, साइन π/2 +1 मीन्स +1 इंटू I0 प्लस I0। नाउ π/2 प्लस π/2 साइन π0, हम 0 पर आ गए। नाउ पाई प्लस π/2 इट इज साइन 270 -1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस I0। नाउ 3π/2 270 प्लस 90 इट इज 360, साइन 360 +1 हो जाएगा, +1 इंटू I0 दैट इज प्लस I0, तो यहाँ पर आपको मिलेगा प्लस I0। नाउ 2π प्लस π/2, नाउ 2π प्लस π/2 इट मीन्स यहाँ पर आपको 360 डिग्री मिला है, प्लस π/2 इट मीन्स साइन π/2, साइन π/2 का मीनिंग है +1 इंटू I0 इट इज प्लस I0, दिस इज प्लस I0। तो बेटा आप यहाँ चेक कर सकते हो, यहाँ आप चेक कर सकते हो, यहाँ करंट आपका लीड कर रहा है और वोल्टेज आपकी लैग कर रही है। आप चेक करो, जिस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, जिस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू 0 है, वहां पर करंट की वैल्यू मोर देन 0 है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर इस फिगर के अंदर करंट ऊपर है, वोल्टेज आपकी नीचे है, तो यहाँ पर t = 0 टाइम पर आप चेक कर सकते हो वोल्टेज आपकी 0 है, लेकिन करंट आपका मोर देन 0 वैल्यू कैरी कर रहा है। यहाँ पर करंट आपका पॉजिटिव है और मोर देन 0 वैल्यू कैरी कर रहा है। करंट आपका ऊपर है, वोल्टेज आपकी नीचे है, तो यहाँ पर करंट कितने एंगल से लीड कर रहा है, यहाँ पर करंट π/2 एंगल से लीड कर रहा है, यहाँ पर करंट आपका π/2 एंगल से लीड कर रहा है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि फेजर डायग्राम के अंदर हमें लैगिंग और लीडिंग कैसे दिखानी है। तो यहाँ पर करंट आपका लैग कर रहा है, यहाँ पर करंट आपका लीड कर रहा है। तो अब आपको फेजर डायग्राम बनाने में किसी भी टाइप की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चेक करेंगे रेजिस्टेंस का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ, XL का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ, XC का वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ। तो सबसे पहले रियल रेजिस्टेंस का वेरिएशन किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। अब ये हमारा रेजिस्टेंस है, नाउ इट इज रियल रेजिस्टेंस R ऑफ प्योर रजिस्टर एलिमेंट। नाउ हियर वी हैव फ्रीक्वेंसी F और ओमेगा। तो फ्रीक्वेंसी आप लीनियर भी ले सकते हो, फ्रीक्वेंसी आप एंगुलर भी ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो अब यहाँ पर प्योर रजिस्टर जो मटेरियल है उसके रेजिस्टेंस का वेरिएशन हमें फ्रीक्वेंसी और ओमेगा के साथ चेक करना है। तो बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला आपके सामने है, R = ρL/A। इट मीन्स resistance proportional to 0 power of frequency, resistance proportional to 0 power of omega। तो यहाँ पर resistance आपका independent of frequency है, तो यहाँ पर ग्राफ इस टाइप से आएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे R does not depend on frequency F और ओमेगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का किसी भी टाइप का वेरिएशन हमें नहीं मिलेगा फ्रीक्वेंसी के साथ। अब हम आएंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर। यहाँ पर हमारे रेजिस्टेंस का फार्मूला है XL = ωL। नाउ इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, नाउ इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो चेक करते हैं, इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। नाउ
this is XL and this is frequency F or omega. Now XL equal to omega L and XL equal to 2 pi FL. Now XL proportional to 1 power of frequency, XL proportional to 1 power of omega. लाइन स्ट्रेट आएगी, आप चेक कर सकते हो, लाइन स्ट्रेट आएगी और यहां जो आपका स्लोप आएगा, ये स्लोप किसके इक्वल आएगा, चेक करो, XL अपॉन फ्रीक्वेंसी और XL अपॉन ओमेगा। तो बेटा XL अपॉन फ्रीक्वेंसी, XL अपॉन फ्रीक्वेंसी और XL upon omega, it is proportional to self inductance, it is proportional to self inductance। तो जितना ज्यादा यहाँ स्लोप होगा सर्किट के अंदर, उतना ही ज्यादा इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उतना ही ज्यादा इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस होगा। ये आपको यहाँ ग्राफ के थ्रू एविडेंस मिल रहा है। मोर स्लोप मोर सेल्फ इंडक्टेंस, इट मींस इंडक्टर आपका एसी के अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस जो बनाएगा, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में आएगी। अब अगर यहाँ पर आप इंडक्टर को अक्रॉस डीसी लगाओगे, अगर आप यहाँ इंडक्टर को अक्रॉस डीसी पावर सप्लाई यूज करोगे तो डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक्सएल आपका डीसी के अंदर 0 आएगा। तो डीसी पावर सप्लाई के लिए इंडक्टर किसी भी टाइप का इंडक्टिव रिएक्टेंस शो नहीं करेगा। इसका मीनिंग डीसी पावर सप्लाई के अंदर आपको इस इंडक्टर के अंदर किसी भी टाइप का अपोजिशन नहीं मिलेगा। इट मींस करंट आपका बिना डिस्टर्ब हुए मूव करेगा। यहाँ पर करंट को किसी भी टाइप का इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं मिलेगा। ओनली इन केस ऑफ डीसी, ओनली इन केस ऑफ डीसी। तो अब हम आते हैं कैपेसिटर वाले केस में। इट मींस इंडक्टर, प्योर इंडक्टर वाला सर्किट डीसी पावर सप्लाई में किसी भी टाइप का इंडक्टिव रिएक्टेंस शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर करंट मैक्सिमम हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इसको बोलेंगे डीसी के लिए आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट आपका डीसी के लिए शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट का मीनिंग क्या है? इट इज शॉर्ट सर्किट ओनली व्हेन frequency of DC equal to 0 and XL in DC equal to 0। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है कि प्योर इंडक्टर वाले सर्किट को हम शॉर्ट सर्किट कब बोलेंगे? जब इसको हम यूज करेंगे किसके अक्रॉस डीसी पावर सप्लाई, और डीसी पावर सप्लाई में XL की वैल्यू 0 होने से सर्किट आपका शॉर्ट हो जाएगा। तो इंडक्टर को हम शॉर्ट एलिमेंट कब बोलेंगे? जब इंडक्टर को कहाँ यूज करेंगे हम? अक्रॉस डीसी पावर सप्लाई। अब आ जाओ कैपेसिटर में। नाउ इन कैपेसिटर XC ऑन y एक्सिस, frequency and omega taken on x axis। Now tell me XC proportional to frequency power -1, XC proportional to omega power -1। तो ग्राफ इस टाइप से आएगा, आप चेक कर सकते हो कि XC का फार्मूला क्या है? 1/2 पाई FC और 1/ωc। तो यहां पर अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे, तो XC डिक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो XC इंक्रीज होगा। तो कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को इजीली पास करेगा और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को इजीली पास नहीं करेगा। इसका मीनिंग कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी को इजीली यहां से पास करेगा। तो कैपेसिटर आपका हाई फ्रीक्वेंसी के लिए स्मॉल कैपेसिटिव रिएक्टेंस शो करेगा और लो फ्रीक्वेंसी के लिए हाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस शो करेगा। तो ये क्लियर होना चाहिए
कि हाई फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस काफी कम होगा और लो फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई होगा। तो रेजिस्टेंस हाई कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी लो होगी। रेजिस्टेंस आपका लो कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी। अब चेक करते हैं डीसी में क्या होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी 0, ओमेगा ऑफ डीसी 0, क्योंकि डीसी में किसी भी टाइप के साइकिल आपको नहीं मिलेंगे। डीसी का मीनिंग बेटा ये डीसी करंट है, इट इज आई एंड इट इज ओमेगा टी। डीसी करंट in which we have number of cycle equal to 0. Now it is DC current. तो यहाँ फ्रीक्वेंसी भी 0, यहाँ ओमेगा भी 0। तो यही रीजन है कि फ्रीक्वेंसी 0 होगी और ओमेगा 0 होगा। और यहाँ पर डीसी वाले केस में आप चेक कर सकते हो, डीसी वाले केस में XC की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कैपेसिटर आपका डीसी करंट को अलाउ नहीं करेगा।